नमस्कार साथियों, मैं उमाशंकर जोशी। गुरु मंत्र के अंतर्गत आज हिंदी विषय के समास प्रकरण की चर्चा करेंगे। और मित्रों, हिंदी विषय के समास प्रकरण में हम लोगों ने आज एक टेस्ट का आयोजन किया है। मित्रों, इस टेस्ट के अंतर्गत 20 प्रश्न हैं और 20 प्रश्नों में से आप कितने हल कर पाते हैं। आइए आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही हल किया है उसकी जांच कर लें। तो चर्चा प्रारंभ करते हैं। सभी लोगों को नमस्कार। तो मित्रों, आज का पहला प्रश्न है अपना, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। मित्रों, पहला विकल्प है संधि, दूसरा विकल्प है समास, तीसरा विकल्प है अव्यय और चौथा विकल्प है छंद। तो आओ मित्रों, इसे समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, पहली बार तो प्रश्न ये पूछा गया है कि पद, दो या दो से अधिक पद, यानी कि मिलेंगे क्या, दो पद मिलेंगे। तो मित्रों, पद के साथ किसका योग होगा, पद का। मित्रों, पद किसे कहते हैं? तो मित्रों, जिन शब्दों के साथ कारक आदि विभक्तियां जुड़ जाती हैं वो पद कहलाते हैं। मित्रों, पहला विकल्प हमारे यहाँ संधि दिया हुआ है। तो संधि की यदि हम बात करते हैं तो दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो मित्रों, यहाँ पर बात वर्णों की नहीं, पदों की गई है, इसलिए हमारा पहला विकल्प क्या हो जाएगा मित्रों, गलत हो जाएगा। मित्रों, दूसरा विकल्प है समास, क्योंकि समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से होता है और उन पदों को क्या करता है, वो संक्षिप्त यानी संक्षिप्त करता है और नवीन शब्दों की रचना करता है। तो क्योंकि संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है और नवीन शब्दों की रचना है, तो इस को हम किसके नाम से जानते हैं, समास के नाम से जानते हैं। और समास के अंतर्गत ही क्या होता है मित्रों, पदों का योग होता है। मित्रों, विकल्प नंबर 3 है अव्यय। अव्यय तो हम जानते हैं कि ऐसे शब्द होते हैं जिन पर व्याकरणिक कोटियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पदों से मिलाने की बात है, तो यहाँ पर यह हमारा विकल्प भी सही नहीं होगा। और मित्रों, चौथा विकल्प है छंद। और छंद हम जानते हैं कि गद्य को पदबंध करने की जो प्रक्रिया है वो किसके माध्यम से होती है, छंद के माध्यम से, इसलिए ये भी हमारा विकल्प सही नहीं है। इसलिए मित्रों, पहले प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 नंबर, यानी कि समास। आइए मित्रों, अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और अगला प्रश्न है मित्रों आपके सामने, प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से किस वर्ग में सभी शब्दों में संधि और समास दोनों हैं। देखिए मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है और कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। यानी कि आपको ऐसा विकल्प ढूंढना है जिसमें संधि भी है और समास भी है, दोनों में, एक में नहीं, दोनों में। तो आइए मित्रों चर्चा करते हैं। विकल्प नंबर 1, देशगत शक्करपारा। तो मित्रों देखिए, दोनों में देश प्लस गत से देशगत बनता है और शक्कर प्लस पारा शक्करपारा बनता है। तो दोनों में सामासिक पद तो है लेकिन संधि नहीं हुई है, इसलिए ये वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मित्रों, दूसरा विकल्प है शीतोष्ण और काली मिर्च। तो देखिए मित्रों, पहले विकल्प में शीत और उष्ण, यानी कि यहाँ पर शीत और उष्ण मिलकर के शीतोष्ण शब्द बनते हैं, यानी कि यहाँ पर संधि भी है और समास भी है। लेकिन काली मिर्च जो उदाहरण है इसमें केवल समास है, संधि नहीं है। मित्रों, तीसरा विकल्प देखते हैं तो भवतारण और मदांध, यानी मदांध में तो संधि भी है और समास भी है लेकिन भवतारण में केवल समास है। मित्रों, चौथे विकल्प की बात करते हैं तो चौथा विकल्प है आपका देशाटन और नरेश। मित्रों, देशाटन, तो देशाटन में दीर्घ संधि हुई है और नरेश में गुण संधि हुई है। देश प्लस अटन, नर प्लस ईश, और दोनों सामासिक पद भी हैं। इसलिए हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो मित्रों क्या होगा, विकल्प नंबर 4, देशाटन और नरेश दोनों में संधि और समास है। आइए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 3 है, किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है। किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास में, तो कर्ण तत्पुरुष समास, तो मित्रों देखिए, जो तत्पुरुष समास है ये तत्पुरुष समास दो भागों में बटा हुआ होता है, एक समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। तो मित्रों, समानाधिकरण में दोनों पद समान विभक्तियों में होते हैं और व्यधिकरण में दोनों पद अलग अलग विभक्तियों में होते हैं। यानी कि दो पदों जब इसमें जुड़ेंगे तो पहले पद में या तो कर्ता
का परसर्ग होगा, या कर्म का परसर्ग जुड़ा होगा, या कर्ण का परसर्ग जुड़ा होगा, या संप्रदान का, या अपादान का, या संबंध का, या अधिकरण का। मित्रों, इन परसर्ग यानी इन कारक चिन्हों का लोप करके ही सामासिक पद बनाया जाता है। यदि कर्म कारक का लोप हो तो कर्म तत्पुरुष, और यदि कर्ण कारक के परसर्ग का लोप हो तो कर्ण तत्पुरुष। आइए मित्रों, अब हम यहाँ समझते हैं कि यहाँ पर कौन सा विकल्प कर्ण तत्पुरुष से संबंधित है। मित्रों, विकल्प नंबर 1 है जीवन मुक्त, अर्थात जीवन से मुक्त। समास विग्रह क्या हुआ? जीवन से मुक्त। तो जीवन से मुक्त, तो मित्रों अलग होने के अर्थ में तो हम अपादान यानी अपादान पंचमी विभक्ति करते हैं, अपादान कारक करते हैं, इसलिए हमारा विकल्प नंबर 1 क्या है मित्रों? गलत है। विकल्प नंबर 2 है मित्रों पथभ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट यानी कि जो पथ है उससे क्या हो रहा है? भ्रष्ट यानी अलग हो रहा है। तो इस भ्रष्ट अर्थ में भी यहां पर हम अपादान तत्पुरुष करेंगे, कर्ण तत्पुरुष नहीं करेंगे। मित्रों तीसरा विकल्प है रोगग्रस्त, यानी रोग से ग्रस्त यानी कि रोग से युक्त हो रहा है। और मित्रों आपको यही समझ लेना है कि जहां युक्त हो वहां कर्ण होता है और जहां मुक्त हो वहां अपादान होता है। यानी कि अलग होने के अर्थ में आपको कौन सा समास करना है? अपादान तत्पुरुष समास। तो यहां पर आपका तीसरा विकल्प कर्ण तत्पुरुष से संबंधित है। मित्रों चौथा विकल्प है स्वर्ग पतित, तो आप इसे स्वर्ग से पतित और स्वर्ग को पतित, दो विकल्प बनते हैं इसके। इसकी चर्चा हम बाद में किसी अन्य वीडियो में करेंगे। फिलहाल आपका चौथा विकल्प भी इसमें सही नहीं है। और आपका आंसर कौन सा सही होगा मित्रों? विकल्प नंबर 3 रोगग्रस्त। आइए मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न नंबर 4 है पुष्प धनवा का सही समास विग्रह है। मित्रों क्या है? पुष्प धनवा का सही समास विग्रह है। मित्रों पुष्प धनवा, पहला विकल्प है जो पुष्पों से धनवान है, दूसरा विकल्प है वह जिसके पुष्पों का धनुष है, तीसरा विकल्प है जो पुष्पों से आच्छादित है, और चौथा विकल्प है जो पुष्पों की धेनु है। तो मित्रों पुष्प धनवा जो है ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, और बहुव्रीहि समास में अन्य अर्थ में यह समास किया जाता है। इसलिए इस पुष्प धनवा का जो विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि वह जिसके पुष्पों का धनुष है। और वह कौन है मित्रों? आप लोग जानते हो वह कौन है जो पुष्पों का धनुष रखता है? कामदेव। बिल्कुल सही, मनोज, कामदेव, ये सब क्या हैं? पुष्प धनवा के पर्यायवाची हैं। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 5 की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों प्रश्न नंबर 5 है कि किस समास में द्विगु समास नहीं है? किस समास में द्विगु समास नहीं है? यानी कि यहाँ आपको जब प्रश्न पढ़े परीक्षा में तो आपको यही देख लेना है कि ये नहीं वाला आंसर पूछना चाह रहा है। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में हम लोग नहीं की जगह है और है की जगह नहीं है पढ़ जाते हैं, तो वहाँ हमें प्रश्न बहुत आते हुए भी गलत हो जाता है। तो इसलिए इस कमजोरी को हम यही दूर कर लें। तो मित्रों पहला विकल्प है चौराहा, दूसरा विकल्प है त्रिभुज, तीसरा विकल्प है चतुरानन, और चौथा विकल्प है सप्ताह। देखिए मित्रों इसमें जो पहला विकल्प है चौराहा, तो ये जो चौराहा है, चौराहा से तात्पर्य 4 राहों का समूह है। और द्विगु समास समूह अर्थ में होता है, उसमें पहला पद संख्यावाची होता है, क्योंकि द्विगु समास की परिभाषा भी यही है। और हम जानते हैं कि पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए। और इस संख्यावाची शब्द का दूसरे पद के साथ सामासिक कार्य किया जाता है और समूह अर्थ में समास विग्रह होगा, तभी कौन सा समास होगा मित्रों? द्विगु समास होगा। तो चौराहा अर्थात 4 राहों का समूह, त्रिभुज अर्थात 3 भुजाओं का समूह, तो हम ये जानते हैं कि इसमें द्विगु समास है, इसमें द्विगु समास है। अब चतुरानन, चतुर प्लस आनन, चतुर का मतलब 4, आनन का मतलब मुख्य, यानी 4 आननों का समूह। अब देखो मित्रों 4 आननों का समूह का है, और इसका एक और विकल्प बनता है, एक और समास विग्रह होता है 4 आनन है जिसके। अभी तो 4 आनन किसके हैं? ब्रह्मा के हैं, तो अन्य अर्थ की प्रतीति हो रही है। तो यहाँ पर आपका द्विगु समास के साथ साथ बहुव्रीहि समास भी हम लोगों को लग रहा है। लेकिन चौथा विकल्प देखते हैं सप्ताह, तो 7 अहन्नों यानी दिनों का समूह। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में चतुरानन जो है इसमें आपको कौन सा समास दिखाई दे रहा है मित्रों? बहुव्रीहि समास दिखाई दे रहा है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा? 3 नंबर सही होगा, चतुरानन। इसमें द्विगु समास नहीं है, बाकी चौराहा, त्रिभुज और सप्ताह में द्विगु समास है। आइए मित्रों अब प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। और मित्रों प्रश्न नंबर 6 है इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? क्या है मित्रों? इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास में तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? कि वह समास जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो
उसे हम कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि दूसरा पद प्रदान हो या दूसरे पद का अर्थ प्रदान हो। देखिए मित्रों, यहाँ ये बात हमको ध्यान से समझ लेनी है कि समास का जब वर्गीकरण होता है तो उसका बेस यानी उसका जो आधार है वो क्या माना जाता है? अर्थ माना जाता है। इसलिए तत्पुरुष समास से संबंधित उदाहरण नहीं है। तो यहाँ केवल शब्द नहीं, हमें शब्दों के अर्थ भी समझने पड़ता है। मित्रों, पहला विकल्प है मुख कमल। पहला विकल्प क्या है मित्रों? मुख कमल। अब देखिए, मुख कमल, मित्रों मुख और कमल दो पदों से मिलकर के सामासिक पद बना हुआ है। इसमें एक उपमान है और एक उपमेय है। मित्रों, उपमान कौन है? तो ये जो कमल पद है मित्रों, ये तो उपमान है, और ये उपमेय कौन है? मुख है। तो उपमान और उपमेय का जो समास होता है मित्रों, वो तत्पुरुष समास नहीं होता, वह कर्मधारय समास होता है। इसलिए पहले विकल्प में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। मित्रों, दूसरा विकल्प देखते हैं। तो दूसरे विकल्प में हमने देखा है गंगा जल। तो मित्रों, ये जो गंगा जल है, तो गंगा का जल, तो जल का संबंध किससे है? गंगा से है, तो उत्तर पद प्रधान है, गंगा का जल। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मित्रों, तीसरा विकल्प देखते हैं। तो कार्य कुशल अर्थात कार्य में कुशल। तो कार्य कुशल में भी, कार्य में कुशल, तो ये इसमें भी कौन सा समास? कुशल प्रधान है। भाई कार्य में कुशल है या रण में कुशल है, तो हम कह रहे हैं कि कुशल शब्द उत्तर पद में हो तो वहां तत्पुरुष समास करना। ये मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी दे देता हूं कि जिस समास किसी पद में कुशल उत्तर पद में हो तो वहां कौन सा समास समझना होगा हमें? तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास उदाहरण है। मित्रों, चौथा विकल्प देखते हैं राष्ट्रपति। तो मित्रों देखिए, राष्ट्र का पति, तो यहाँ पर भी यानी कि संबंध तत्पुरुष समास है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों विकल्पों में कौन कौन से मित्रों? गंगा जल में, कार्य कुशल में, और किसमें? राष्ट्रपति में। ये तीनों उदाहरण किससे संबंधित हैं? आपके तत्पुरुष से संबंधित है। और ये जो पहला उदाहरण है ये किससे संबंधित है आपका? ये आपका है कर्मधारय समास से संबंधित है। इसलिए 6 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या होगा मित्रों? मुख कमल अर्थात कर्मधारय समास। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो गया विकल्प नंबर 1। क्या होगा मित्रों? मुख कमल। और मुख कमल में कौन सा समास होगा मित्रों? कर्मधारय समास होगा। आइए मित्रों, अब प्रश्न नंबर, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह गलत है? यानी कि यहाँ आपको 4 समास और समास विग्रह दिए गए हैं। इनमें आपको ये छांटना है कि कौन सा सामासिक पद का विग्रह गलत है। यानी सामासिक पद तो सही है लेकिन विग्रह गलत है। आइए मित्रों चर्चा करते हैं। विकल्प नंबर 1 है यथाक्रम। मित्रों, यथाक्रम अर्थात क्रम के अनुसार। तो ये यथाक्रम जो है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। और मित्रों, अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। और यथा जब अव्यय पद होगा तो उसका जो समास विग्रह होगा वो उत्तर पद के साथ क्या जोड़ेंगे? के अनुसार। जैसे यथाक्रम है तो क्या बनेगा? क्रम के अनुसार। यथा संभव, यथाशक्ति तो शक्ति के अनुसार, इत्यादि उदाहरण हम लोग बना सकते हैं। तो ये समासिक पद भी सही है और समास विग्रह भी सही है। आइए मित्रों, अब दूसरे विकल्प की ओर चर्चा करते हैं। मित्रों, दूसरा विकल्प है अपना अधमरा। आधा है जो मरा। तो देखिए, आधा है जो मरा, ये अधमरा, ये उदाहरण भी बिल्कुल सही है। मंत्री परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद। और चौथा विकल्प है पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार। तो मित्रों, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कि जो तीसरा विकल्प है मंत्री परिषद, इसका ये जो समास विग्रह है ये समास विग्रह सही नहीं है। क्योंकि मित्र, मंत्रियों के लिए परिषद नहीं होती, परिषद मंत्रियों की होती है। मंडल मंत्रियों का होता है। तो मंत्री मंडल अर्थात मंत्रियों का मंडल और मंत्री परिषद अर्थात मंत्रियों की परिषद। तो ये संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। और यहाँ पर मंत्रियों के लिए परिषद नहीं, मंत्रियों की परिषद आंसर सही होगा। तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर 3 सही है। आइए मित्रों, अब प्रश्न नंबर 8 की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों, प्रश्न नंबर 8 है अपना कि द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। देखिए, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा हमें। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। मित्रों, पहला विकल्प कपड़े लत्ते, दूसरा विकल्प पान तमाकू, तीसरा विकल्प राग विराग और चौथा विकल्प घर घर। छांटना बहुत ही आसान है। मित्रों, कपड़े लत्ते, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है कपड़े लत्ते आदि। पान तंबाकू आदि। राग या विराग, तो ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है क्योंकि दोनों पद प्रधान है इसमें। लेकिन ये जो घर घर है, तो मित्रों देखिए, आपको ध्यान रखनी है, ये भी एक आप ट्रिक समझ सकते हैं कि जब भी किसी शब्द की आवृत्ति होती है उस शब्द में हमेशा कौन सा समास होता है मित्रों? अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास? अव्ययी भाव।
तो जैसे घड़ी घड़ी, घर घर, पल पल, क्षण क्षण, दिन दिन, ये सभी किसके उदाहरण हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। इसलिए मित्रों प्रश्न नंबर 8 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? विकल्प नंबर 4। आइए मित्रों अब प्रश्न नंबर 9 की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आप चारों विकल्प पढ़ लीजिए। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा विकल्प है कर्मधारय समास को विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का समास भी कहते हैं। तीसरा विकल्प है कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। और मित्रों चौथा विकल्प है कर्मधारय समास में अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। मित्रों चारों विकल्प आप पढ़ लीजिए, आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो मित्रों इसका आंसर जो है कौन सा कथन असत्य है? तो मित्रों देखिए कि कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है क्योंकि ये तत्पुरुष समास का उपभेद है। और तत्पुरुष समास का उपभेद होने के कारण तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान है, तो कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होगा मित्रों? दूसरा। मित्रों दूसरा विकल्प विशेषण विशेष्य का समास भी कहते हैं, उपमान उपमेय का समास भी कहते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। यह समानाधिकरण तत्पुरुष का जो समानाधिकरण तत्पुरुष है वही कर्मधारय समास कहलाता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। लेकिन मित्रों ये जो चौथा विकल्प है, ये चौथा विकल्प ये कह रहा है कि अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। मित्रों इस समास में अन्य अर्थ की प्रधानता नहीं होती है, इसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 9 का जो आंसर है वो क्या होगा मित्रों? 4 नंबर की कर्मधारय समास में अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। आइए मित्रों अब चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। मित्रों प्रश्न नंबर 10 है कि जिस समास में दोनों प्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, मित्रों जिस समास में दोनों पद अप्रधान होंगे, यानी कि पहला पद भी प्रधान नहीं, पहले पद का अर्थ भी प्रधान नहीं, दूसरे पद का अर्थ भी प्रधान नहीं, यानी कोई अन्य ही अर्थ प्रधान होता है, तो उस समास को हम क्या कहते हैं मित्रों? बहुव्रीहि समास। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों? 4 नंबर की बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं कि किस समास में दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? मित्रों विकल्प नंबर 1 है तत्पुरुष, 2 है द्वंद्व, 3 है द्विगु और 4 है बहुव्रीहि समास। इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होगा मित्रों? ए यानी तत्पुरुष समास, विकल्प नंबर 1। क्योंकि समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास के जो 2 प्रकार होते हैं उसमें जो समानाधिकरण वाला भेद है, उस समानाधिकरण वाले भेद को ही हम किसके नाम से जानते हैं? कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होगा? विकल्प नंबर 1 तत्पुरुष समास। आइए मित्रों अब प्रश्न नंबर 12 की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों प्रश्न नंबर 12 है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो मित्रों आप जान गए हैं, विशेषण और विशेष्य के योग से पहला विकल्प है तत्पुरुष, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास। आइए मित्रों अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और प्रश्न नंबर है 13 कि संधि और समास में क्या समानता है? मित्रों पहला विकल्प है दोनों में ही शब्द विकार होता है। बिल्कुल ये समानता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि विकार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा विकल्प है संधि और समास दोनों, ये देखिए यहाँ समास छप गए हैं, समास हम पढ़ें इसको, समास दोनों में ध्वनियाँ मिलती हैं। बिल्कुल मिलती है, कहीं मिलती भी है, कहीं नहीं भी मिलती है, तो ये समानता है। संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है, ये भी जरूरी नहीं है। और विकल्प नंबर 4 दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त कर दें, ये समानता है। ये समानता संधि में भी मिलेगी और ये समानता आपको समास में भी मिलेगी, क्योंकि संधि 2 वर्णों में जब मिलेगी तो वर्ण क्या हो जाएंगे? शब्द संक्षिप्त हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और समास भी क्या करता है? संक्षिप्त करता है। इसलिए विकल्प नंबर 4 प्रश्न नंबर 13 का आंसर सही है। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 14 की ओर अग्रसर होते हैं। और प्रश्न नंबर 14 है चिड़ी मार में कौन सा समास है? ये देखिए फिर ये तत्पुरुष समास से संबंधित प्रश्न है और वैदिकरण तत्पुरुष से, तो जहां पर जिस परसर्ग का कारक के परसर्ग का लोप हुआ है वही समास होगा। तो आइए मित्रों हम इसको बना के देखते हैं। कर्म तत्पुरुष का परसर्ग है को, तो हम कहें चिड़ी को मार, अपादान का चिड़ी से मार, कर्ण का चिड़ी से मार, संबंध का चिड़ी का के की मार। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? विकल्प नंबर 1 चिड़ी को मार। चिड़ी को मार ये क्या बनेगा? समास विग्रह, या चिड़ी को मारने वाला चिड़ी मार। आइए मित्रों अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होता है। प्रश्न नंबर है 15
बहुत ही सरल प्रश्न है। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और पहला विकल्प है विराम चिन्ह। मतलब विराम चिन्ह आप जानते हो, विराम का मतलब होता है रुकना। दूसरा है अर्धविराम चिन्ह, आधा अल्प विराम, अर्धविराम, अर्धविराम चिन्ह इस तरीके से लगाते हैं मित्रों, एक बिंदु उसके नीचे कोमा, अल्प विराम में आप कोमा ही मानते हैं, और योजक चिन्ह हाइफन जिसे हम कहते हैं इस तरीके से। तो दो शब्दों के बीच में कौन सा चिन्ह होता है मित्रों? योजक चिन्ह यानी हाइफन होता है। तो प्रश्न नंबर 15 का आंसर क्या होगा मित्रों? विकल्प नंबर 4। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 16 की ओर अग्रसर होते हैं। और प्रश्न नंबर 16 है वज्रदेह में कौन सा समास है? मित्रों प्रश्न है वज्रदेह में। अब देखिए, पहला विकल्प है द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान, तो वज्र और देह ऐसा समास वगैरह करेंगे तो नहीं होगा, तो ये वाला हमारा आंसर गलत है। दूसरा है कर्मधारय, वज्र के समान देह, बिल्कुल हो सकता है वज्र के समान देह। तीसरा विकल्प है तत्पुरुष, तो तत्पुरुष भी नहीं है। चौथा है द्विगु, संख्यावाचक नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर 2 वज्र के समान देह। हाँ, ये बात ध्यान रखने की है कि यदि यहाँ पर बहुव्रीहि समास होता तो फिर आप यहाँ पर बहुव्रीहि समास को भी प्राथमिकता देते, लेकिन यहाँ पर बहुव्रीहि नहीं है, कर्मधारय है, और उपमान उपमेय कर्मधारय है, वज्र के समान देह, ऐसा इसका समास विग्रह होगा। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर क्या होगा मित्रों? विकल्प नंबर 2। आइए मित्रों अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और अगला प्रश्न है किस शब्द में तत्पुरुष समास है? पहला है आजन्म, दूसरा है घनश्याम, तीसरा अनिच्छा, चौथा है तिरंगा। ये प्रश्न मित्रों आप सोच लीजिए इसका आंसर। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। तो आइए चर्चा करते हैं मित्रों। पहले नंबर के विकल्प में है आजन्म। तो मित्रों यहाँ देखिए आ क्या है? अव्यय पद है और जन्म उत्तर पद है। तो जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। तो पहला विकल्प किसका है? अव्ययी भाव समास का है। मित्रों घनश्याम, तो ये घनश्याम जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, घन की तरह श्याम। अनिच्छा, अनिच्छा का जो समास विग्रह है वह है मित्रों नय प्लस इच्छा, और इसमें जो समास है वो है नन तत्पुरुष समास। और ये जो मित्रों चौथा विकल्प है तिरंगा, अर्थात 3 रंगों का समूह या 3 रंगों वाला झंडा विशेष के लिए करेंगे तो बहुव्रीहि समास होगा। तो मित्रों ये जो नन तत्पुरुष समास है ये तत्पुरुष समास का ही उपभेद है, इसलिए इस विकल्प में, इन चारों विकल्पों में ये जो विकल्प नंबर 3 है इसी में कौन सा समास है मित्रों? तत्पुरुष समास। अगर यहाँ पर नन तत्पुरुष होता तो वो भी आंसर हमारा सही होता, लेकिन प्रश्न पूछा गया कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है, तो मित्रों अनिच्छा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आइए मित्रों अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। प्रश्न नंबर 18 है अपने पास, अंशुमाली में कौन सा समास है? बहुत सरल प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मित्रों अंशुमाली में कौन सा समास है? पहला विकल्प है कर्मधारय, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है अव्ययी भाव, चौथा है तत्पुरुष। आप सोच लीजिए कौन सा समास है इसमें। तो मित्रों आपने विचार कर लिया होगा और हो सकता है आपका आंसर बिल्कुल सही निकले। और प्रश्न नंबर 18 में आंसर है विकल्प नंबर 2 बहुव्रीहि समास। क्योंकि मित्रों अंशुमाली से तात्पर्य होता है सूर्य। अंशुमाली से तात्पर्य क्या होता है? सूर्य। और अंशु का मतलब है किरण, अर्थात अंशु की माला है जिसके, अंशु की माला है जिसके सहस्त्र हाथों वाला जो है वो कौन है? सूर्य। तो इसलिए हम कहेंगे अंशुमाली में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, क्योंकि अन्य अर्थ निकल रहा है। अब मित्रों प्रश्न नंबर 19 की ओर अग्रसर होते हैं। और प्रश्न नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास का नहीं है? तो मित्रों कर्मधारय समास में विशेषण विशेष भी होना चाहिए और उपमान उपमेय भी होना चाहिए। तो संसार सागर, तो मित्रों देखिए यहाँ सागर, संसार की तुलना किससे की जा रही है? सागर से की जा रही है। तो यहाँ पर तो कर्मधारय समास है, संसार रूपी सागर। देह लता, तो यहाँ देह की तुलना किससे कर रहे हैं? लता से। तो यहाँ पर भी उपमान उपमेय का समास है, इसमें उपमेय पहले है और उपमान बाद में है, तो इसमें भी कर्मधारय समास है। मित्रों तीसरा विकल्प है भला मानस, अर्थात भला है जो मानस, तो पहला मानस का विशेषण है भला। तो मित्रों जो तीनों उदाहरण हैं ये कर्मधारय के हैं। और चौथा विकल्प है मित्रों शाखा मृग। तो शाखा मृग से तात्पर्य होता है मित्रों वानर यानी बंदर, यानी शाखा पर विचरण करने वाले मृग शाखा मृग कहलाते हैं। तो मित्रों इसमें बहुव्रीहि समास है, इसलिए प्रश्न नंबर 19 का जो आंसर है वो क्या होगा मित्रों? 4 नंबर की कर्मधारय समास इन चारों विकल्पों में से शाखा मृग में नहीं है। और ये प्रश्न मित्रों इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी के, यूपीएससी के फेवरेट प्रश्नों में से एक प्रश्न माना जाता है। आइए मित्रों अंतिम प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और आज का मित्रों अपना अंतिम प्रश्न है कि सही समास विग्रह का चयन कीजिए। यानी कि एक तरफ आपके सामासिक पद लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनके उदाहरण समास विग्रह लिखे हुए हैं। आपको चयन करना है कि किसका
समास विग्रह सही है। मित्रों पहला विकल्प है मालगाड़ी, माल ले जाने वाली गाड़ी। तो मित्रों यहाँ माल ले जाने वाली गाड़ी जो है, तो आप समझेंगे कि मालगाड़ी केवल लेके जाती है, लाती नहीं है क्या, सामान लाती भी है। तो माल को ढोने वाली गाड़ी यदि होता तो इसका समास विग्रह सही माना जाता है, इसलिए विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो गया, गलत। अश्रु गैस, अश्रु निकालने वाली गैस, अब ये कोई खोद के थोड़ी निकालेगी। अश्रु लाने वाली, क्योंकि अश्रु निकाले नहीं जाते, अश्रु आते हैं, लाए जाते हैं। तो अश्रु लाने वाली गैस जो है, तो यहाँ पर लाने वाली होती है, इसलिए विकल्प नंबर 2 भी हमारा क्या हो गया मित्रों, गलत हो गया। मित्रों विकल्प नंबर 3 है मधुमक्खी, मधु को एकत्र करने वाली मक्खी। तीसरे विकल्प को हम सही ठहराएं, उससे पहले हम चौथे विकल्प को भी देखें। मित्रों चौथा विकल्प है रेलगाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, जब समास विग्रह होता है तो जो सामासिक पद में जो पद दिए होते हैं उन्हीं के साथ होता है, उनके जैसे पर्यायवाची शब्दों के साथ नहीं होता। तो यहाँ पर ये पटरी शब्द गलत है, क्योंकि रेल पर चलने वाली गाड़ी होता तो ये सही हो जाता। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर है वो अपना क्या होगा, विकल्प नंबर 3, मधुमक्खी, मधु को एकत्र करने वाली मक्खी। उम्मीद है मित्रों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से वीडियो बनते रहें तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। आपकी सेवा में हमेशा तत्पर, गुरु मंत्र आचार्य उमाशंकर जोशी। आज के वीडियो में इतना ही, तो फिर अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।